हेलो एवरीवन। सो आज है 22 अप्रैल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये सिर्फ एक मेरी जर्नी है जो मैं शो कर रहा हूँ और ये कम्प्लीटली मेरी थीसिस है, कम्प्लीटली मेरी रिसर्च है। आप भी जब अपने स्टॉक्स इन्वेस्ट करो सो आप अपनी रिसर्च करो। आज का अपडेट शुरू करते हैं। आज हमारा पोर्टफोलियो 0.89% से अप है। लास्ट वीक मेरा जो पोर्टफोलियो था ऑलमोस्ट 14% डाउन था। ऑलमोस्ट 10% की रिकवरी है जो कि काफ़ी अच्छा है। एक एक करके स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। एरोफ्लेक्स जिसमें आज 0.39% की अपसाइड मोमेंटम है। 25% अभी भी मैं डाउन हूँ। मुझे लगता है कि एरोफ्लेक्स लेने में मुझसे शायद थोड़ी गलती हुई है क्योंकि मैंने काफ़ी ऊपर की स्टेज पे उसको लिया था, जो कि उस वक्त जस्ट उसके रिज़ल्ट्स, उसके अर्निंग्स आए थे लास्ट क्वार्टर, और मैंने कुछ वक्त बाद ही उसको ले लिया था और उसके बाद वहाँ से फिर बेयर मार्केट शुरू हो गया। सो मैं इस वजह से काफ़ी अपर अमाउंट पे बाय करके बैठ गया हूँ। इस वजह से वो थोड़े लॉसेस है, बट मैं अपने नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स इसमें देखना चाहूँगा क्योंकि एरोफ्लेक्स जो है ये थोड़ा सा अपने केपेक्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। केपेक्स और मार्जिन के ऊपर ध्यान दे रहा है। मैं देखना चाहूँगा कि इसका नेक्स्ट क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स आते हैं और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे इसे होल्ड करना चाहिए, बाय करना और एवरेज आउट करना चाहिए या फिर इसको सेल कर देना चाहिए। एमी ऑर्गेनिक्स की मैं बात करता हूँ। फार्मा की कंपनी है। सीडीएमओ काफ़ी अच्छा इसमें रोल प्ले करने वाला है। काफ़ी ट्रिगर्स इसमें सीडीएमओ वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें भी सेम प्रॉब्लम यही हुई थी कि क्वार्टर्स के अर्निंग्स आए थे, लास्ट क्वार्टर्स के अर्निंग, और उसके बाद मैंने जो प्राइस पे उसको लिया था वो काफ़ी ऊपर था और उसके बाद से फिर जब ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ बेयर मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा पिट गया था। बट स्टिल थोड़ी बेटर रिकवरी है। आज थोड़ा 3% का डाउनफॉल है, बट स्टिल आई बिलीव कि ये आगे चल के उतना रिकवर करेगा। वेटिंग फॉर हिज नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट। बालोफोर्ज के बारे में बात करते हैं। आई बिलीव कि ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा अर्निंग रिकॉर्ड इसने अर्निंग लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट की थी। इसको मैं नेक्स्ट अर्निंग तक देखना चाहूँगा कि ये किस तरीके से प्ले आउट करता है। डेल्टन केबल जो सबसे टॉप जो मेरा लूज़र रहा है मेरे पोर्टफोलियो का, वो है डेल्टन केबल। अब डेल्टन केबल की प्रॉब्लम ये है कि डेल्टन केबल में मैंने जो स्टॉक लिया था ऑलमोस्ट बहुत पहले लिया था, लाइक लास्ट क्वार्टर अर्निंग के पहले ही ले लिया था। लेकिन इसमें मेरी प्रॉब्लम ये हुई कि मैं एवरेज करता चला गया और एवरेज करने के बाद इसकी जो मेरी बाइंग प्राइस बनी वो काफ़ी ऊपर हो गई थी। हालांकि मैंने 1000 से नीचे की बाइंग प्राइस से शुरू किया था और मैं बाइंग करता गया और वो काफ़ी ऊपर चली गई। और उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त स्टॉक बढ़ रहा था तो मैं बाइंग किए जा रहा था और फिर बाद में बेयर मार्केट शुरू हुआ और उसके बाद जो उसने डाउनफॉल शुरू किया है, ऑलमोस्ट शायद नवंबर दिसंबर का महीना होगा जब उसने डाउनफॉल देना शुरू किया। और उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूस लोअर सर्किट थे तो मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं निकाल पाया। थोड़ा बहुत प्रॉफिट शायद मैंने बुक किया था और उसके बाद फिर जो मेरी एवरेज प्राइस थी उसके नीचे जो इसने आया है तो ऑलमोस्ट 50% डाउन रहा है। बट स्टिल आई बिलीव डेल्टन केबल बहुत अच्छा स्टॉक है और मैं इसके अर्निंग रिकॉर्ड्स देखना चाहूँगा नेक्स्ट अभी भी, और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा क्योंकि केबल्स एंड वायर्स में जो बाकी के जो स्टॉक्स है उसमें डेल्टन केबल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक और है शायद से जो मुझे याद आ रहा है, एक और स्टॉक था केबल्स का जो काफ़ी अच्छा कर रहा था। मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। उसमें और इसमें कुछ तो डिफरेंस था जो मुझे उस वक्त सही लगा था डेल्टन केबल, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया था।
मैं आपको उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा, बट मैं इसके बारे में ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं इस वक्त अभी इसका अर्निंग रिकॉर्ड्स देखूँगा कि जो नेक्स्ट क्वार्टर में इसके क्या अपडेट आता है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि इसको एग्ज़िट करना चाहिए या फिर इसको होल्ड करके रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। डीपी आभूषण ये ज्वेलरी का स्टॉक है। ये भी एक्सपांशन पे ध्यान दे रहा है इतना। बाकी जो स्टॉक्स है ज्वेलरी के उसके जैसे एक्सपांशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक एक्सपांशन पे ध्यान दे रहा है। जैसे अगर आप देखोगे पीएनजी गार्डगिल वगैरह, सो ये बहुत एग्रेसिवली अपना एक्सपांशन कर रहे हैं। बट डीपी आभूषण का मुझे ये लगता है कि ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली अपना एक्सपांशन करते हैं, अपना स्टोर्स का एक्सपांशन करते हैं, और जो बोलते हैं वो अपने गाइडेंस को पूरा करते हैं। सो इसलिए मैं डीपी आभूषण मुझे थोड़ा ठीक लगा। नेक्स्ट क्वार्टर पे अभी देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है। और ये जितने भी टॉप के जितने भी मेरे स्टॉक्स है, एक्चुअली में इनमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने उस वक्त एकदम स्टार्टिंग में जब बेयर मार्केट शुरू नहीं हुआ था और उसके अर्निंग रिजल्ट्स आए थे या फिर शुरू हो ही रहा था जस्ट, और उसी वक्त मैं ट्रैप हुआ हूँ इन सब स्टॉक्स में। बट आई बिलीव ये फिर भी ट्रैप नहीं है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है। बस मुझे इसकी ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कंपनीज़ अपना गाइडेंस अच्छे से पूरा करती है या नहीं। सो वो देखने लायक चीज़ है। अगर वो अपना गाइडेंस अच्छे से पूरा करती है, मैनेजमेंट अच्छा रहता है, रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, सो आई विल डेफिनेटली गोना ऐड दिस वन और होल्ड दिस वन बट नॉट सेल। AIL अगेन सेम स्टोरी, अर्निंग रिकॉर्ड्स बहुत अच्छा आया था इसका लास्ट क्वार्टर का, और प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सेम चीज़ मैं काफ़ी टॉप पे बाय करके बैठ चुका हूँ इसमें भी अदरवाइज़। और मैं इसमें एवरेज अभी मैं करना भी चाहूँगा तो मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि जो मेरा बहुत ज़्यादा वेटेज है वो AIL में है अभी कंपैरेटिवली दूसरे स्टॉक्स के। सो दैट इज़ वाई मैं AIL में, मेरी इच्छा तो बहुत है क्योंकि अभी बहुत लोअर प्राइस में है और मैं उसको और इंक्लूड करूँ, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा डाल चुका हूँ, और तो इसलिए मैं अभी काफ़ी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में हूँ। बट स्टिल मैं वेट करूँगा इसका रिज़ल्ट देखने का, और मुझे बिलीव है क्योंकि ये जो AIL है ये इस पे काम करता है, वाटर मैनेजमेंट पे काम करता है, और अभी गवर्नमेंट इस पे काफ़ी फोकस कर रही है। सो इसलिए इनके रेवेन्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, इनका टॉप लाइन का बॉटम लाइन दोनों बहुत अच्छा ग्रो करता है, जो मैंने लास्ट क्वार्टर में देखा था। सो आई बिलीव ये थोड़ा नया स्टॉक भी है, इसका ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है इसको मार्केट में लिस्ट हुए। सो आई बिलीव इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद होपफुली ये बहुत अच्छा परफॉर्म करे और जो अपना टॉप का लेवल है उसको भी बीट करे। ओके, सो नेक्स्ट गो फॉर द एमरेल्ड फाइनेंस। काफ़ी दिनों बाद ये स्टॉक जो कि मेरा सबसे ज़्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ स्टॉक है। सो अगर कभी भी ये स्टॉक लोअर सर्किट मारता है तो मेरा पोर्टफोलियो अच्छे खासे लेवल से इम्पैक्ट हो जाता है कभी कभी। और इसमें भी सेम स्टोरी है, मैंने काफ़ी गलती कर रखी है जो कि मैं अभी धीरे धीरे ध्यान दे रहा हूँ। यही सब मैं बताना चाहता हूँ, यही सब मैं खुद से भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि एमरेल्ड फाइनेंस मेरी जो स्टार्टिंग बाइंग थी वो अराउंड 75-77 समथिंग की थी जब मैंने काफ़ी छोटा इन्वेस्टमेंट किया था। और जैसे जैसे ये ग्रो करता गया, ये जैसे जैसे अपसाइड मूवमेंट देता गया, मैं एवरेज करता गया और मैं और एडिशन करता गया अपनी अमाउंट को, और यही मैंने गलती कर दी। सो मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट क्वार्टर तक वेट करना चाहिए था और उसके बाद मुझे करना चाहिए था एवरेज या फिर जो भी मेरा डिसीजन रहेगा। लेकिन ये मैंने बहुत उसी वक्त जैसे जैसे वो भागने लगा मैं वैसे वैसे इन्वेस्ट करने लगा और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। सो इस वजह से अभी हो ये रहा है कि ये इसका जो टॉप था वो एटलीस्ट 170 ऑलमोस्ट गया था और अब ये 100 के अराउंड ट्रेड कर रहा है काफ़ी। और ये इसने 112 तक भी ये गया था कुछ लास्ट वीक तक, मतलब ऑलमोस्ट मेरी अमाउंट ज़ीरो हो ही गई थी, मतलब मेरी बाइंग अमाउंट पे आ ही गया था। बट वहाँ से जो इसने लोअर सर्किट मारना शुरू किया तो एक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट ही मारा था और आज होपफुली
इसने एक अपर सर्किट दिया है फिर से, एंड आई होप कि पूरे मार्केट जैसा रिकवर कर रहा है वैसे ही ये स्टॉक भी जितनी जल्दी हो सके रिकवर करे। इस पे भी मैं चाहे तो एवरेज कर सकता हूँ, बट ये अभी मैं इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हैवी अमाउंट लेके बैठ रखा है मेरे पोर्टफोलियो का। तो अभी अगर मैं यहाँ पर एवरेज भी करता हूँ, सो प्रॉब्लम ये होगी कि ये फिर से अगर डाउन साइकिल में जाता है तो मेरे पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा हिट लगेगा। और मैं एमरेल फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो ये कंपनी आपकी लोन्स पे काम करती है, नॉट वो जो स्टैंडर्ड लोन्स जो बैंक्स वगैरह देती है, ये वो नहीं है। इसका एक अलग प्रोग्राम चलता है जो कि इसको अर्ली वेज प्रोग्राम ये लोग कहते हैं, जिसमें ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ को पैसा देते हैं। इनका एक पूरा अलग सा बिज़नेस फ़्लो है, और इनकी खासियत ये है कि इनका एनपीए अभी तक ज़ीरो रहा है और ये जस्ट अभी अपने ग्रोइंग फेज़ में है। सो ये बहुत सारी कंपनी से टाई अप कर रहे हैं। इन्होंने पिछले इसमें गाइडेंस दिया था कि हम लोग पूरे साल भर में 60 कंपनीज़ को ऐड करेंगे। तो इस क्वार्टर ऑलरेडी इनके 40 हो रखे थे, इस क्वार्टर में ये 20 ऐड करने वाले थे। तो और अगले साल का तो इनका बहुत बड़ा गाइडेंस है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 150-160 अराउंड इनका गाइडेंस है कि अगले साल हम 150 to 160 कंपनीज़ हमें ऐड करेंगे। मैं थोड़ा नंबर में आगे पीछे भूल सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी पहले रिसर्च की थी। सो वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, बट इसीलिए मैं इतना कंफर्टेबली बैठ रखा हूँ डेल्टन केबल या फिर एमरेल में, क्योंकि मुझे इसका बिज़नेस थोड़ा सा पता है और मुझे बिज़नेस थोड़ा सा अच्छा लगता है और मुझे पता है कि ये आज नहीं तो कल अच्छा करेगी, बशर्ते मैनेजमेंट अपने ट्रैक से भटके ना और जो उन्होंने गाइडेंस दिया वो पूरा करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमरेल। जीनस पावर अगेन वेरी गुड कंपनी मुझे लगता है, क्योंकि इसका अर्निंग भी बहुत अच्छा आया था अभी, और बस यही एक रीज़न था कि मैंने इसको दिया है। और क्योंकि ये पावर सेक्टर में है, और तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ये सारे सेक्टर से थोड़ा अच्छा करेंगे। सो मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव पावर में अट्रैक्टिंग क्या कहते हैं अमाउंट में मिला था, मतलब काफ़ी इसका अमाउंट नीचे आ गया था, तो मुझे लगा कि ये बाय कर लेना चाहिए अभी, इसलिए मैंने उस वक्त बाय किया था। मुझे इसका पी उस वक्त सही लग रहा था, मुझे इसकी वैल्यूशन सही लग रही थी, तो मैंने बाय किया। जीजी ऑटो भी ये गियर्स बनाती है मोस्टली ये कंपनी, ऑटोमोटिव में है ये कंपनीज, और ये भी शायद एक्सपांशन की ओर देख रही है। मैं उसकी थीसिस भूल चुका हूँ, मुझे इसका थीसिस रीट्रेट करना पड़ेगा एक्चुअली में, कि मैंने उस वक्त बाइंग लेते वक्त इसमें क्या क्या सोचा था और क्या क्या मैंने देखा था। तो ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा अपने नोट्स में जाके, बट इसके बारे में जब मैं एक बार अच्छे से देख लूँगा कि मेरी इसके पीछे की थीसिस की थी, तब मैं इस पर डिस्कस करूँगा। बट आई बिलीव कि मुझे इसका नेक्स्ट देखना पड़ेगा। मुझे शायद ये भी लगता है कि जीजी ऑटो में भी एक गलती भी हो सकती है, तो मुझे एक नेक्स्ट क्वार्टर तक इसका देखना है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में इसका कुछ ढंग का रिजल्ट आता है और जो मेरी थीसिस है वो प्ले आउट करती है, तो मैं ज़रूर इसको रोकना चाहूँगा, अदरवाइज़ मैं शायद इसको निकाल भी दूँ। काइटेक्स गारमेंट्स पूरी इसमें है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे टेक्सटाइल पे थोड़ा सा बिलीव है कि टेक्सटाइल अभी ग्रो करेगा, क्योंकि सेम रीज़न है, चाइना +1 का, बांग्लादेश का इश्यूज़ है। सो टेक्सटाइल मार्केट हमारी अच्छी ग्रो करने वाली है। और अभी बहुत बड़ा हिट हो रहा था ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से, बट गुड थिंग कि लाइक ट्रम्प ने थोड़ा सा पॉज दे दिया है, सो ये सारे मार्केट फिर से रिकवर कर रहे हैं। सो या काइटेक्स का भी वही एक रीज़न था। KPI ग्रीन अगेन अ वेरी गुड कंपनी आई बिलीव, लेकिन मेरी जो वैल्यूशन है वो काफ़ी, मतलब मुझे अभी भी लगता है कि मैंने काफ़ी प्राइस ही ख़रीदा है इसको। ये काफ़ी और अच्छे लेवल पे मैं ख़रीद सकता था, बट ऑलरेडी ये काफ़ी इतना ही नीचे जा चुका है, इससे और थोड़ा बहुत नीचे गया था, तो ज़्यादा नीचे तो मुझे मिलता नहीं, इसलिए मैंने इस लेवल पे इसको ख़रीदा। मैं वेट ही कर रहा था इसको ख़रीदने का कि ये मुझे थोड़े नीचे के लेवल पे मिले, बट एनीवेज़ ये बहुत अच्छी कंपनी मुझे लगती है, और ये देखना पड़ेगा कि अभी आगे ये कहाँ तक जाती है। सो मनोरमा अगेन अ वेरी गुड कंपनी, एक्सपांशन इसका हो चुका है ऑलमोस्ट, ये कैपेक्स कर रही थी जो कि हो चुका है, और ये काफ़ी अच्छा प्ले आउट करे, आई होप सो, इसके लिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है।
इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ था लास्ट क्वार्टर में भी, और अभी बस मुझे वही देखना है कि क्या ये अपनी रेवेन्यूज़ को, अपने टॉप लाइन को और अपने बॉटम लाइन को उसी तरीके से ग्रो कर पा रही है या नहीं। सो आई होप ये करेगी, क्योंकि ये कंपनी चॉकलेट्स कंपनीज़ को अपना रॉ मटेरियल्स बेचती है, कुछ बटर कोकोआ समथिंग उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स है। सो मुझे प्रोडक्ट्स अभी इतने याद नहीं, बट हाँ, इसका बहुत अच्छा कैपेक्स हुआ था, और इसमें मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी इस कैपेक्स की वजह से। सो ये मेरी थीसिस है इसके पीछे। एमपीएस लिमिटेड जो है वो एक आईटी कंपनी है, इसने भी अभी रिसेंटली बहुत अच्छे क्वार्टर्स रिजल्ट दिए थे। सो मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ कि इसका नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स मैं देखना चाहूँगा कि ये किस तरीके से जाता है। हालांकि मैनेजमेंट ने भी अच्छा गाइडेंस दिया है इसके पीछे, सो इसलिए मैं इसका नेक्स्ट क्वार्टर देखना चाहूँगा। RPL इज़ अ वेरी गुड कंपनी अगेन। ये एक प्रोडक्ट बनाती है, कुछ सिलिका समथिंग ऐसे कुछ है जो फर्नेस में यूज़ होता है, थर्मल प्लांट्स या फिर पावर प्लांट्स जो भी है, उनके वहीं पर ही कुछ यूज़ होता है इनका। और ये काफ़ी अच्छा, मतलब इनकी R&D थी उसके पीछे, काफ़ी अच्छे इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, और काफ़ी अच्छी अभी इनकी सेल चल रही है। सो आई बिलीव कि आगे अच्छा काम करे, और मतलब, और ये मुझे थोड़ा सा जब मैं इसको देख रहा था तब इसके लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा था, बट हालांकि इसके बाद ये और भी ज़्यादा गिरा था। मैंने उस वक्त बाय कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा गिरने लगा था। बट क्योंकि मुझे बिलीव है कि ये काफ़ी अच्छा करेगा, बस आई होप कि जिस तरीके से मैनेजमेंट बोल रहा है आगे का, उस तरीके से पूरा करे। स्काई गोल्ड अ वेरी गुड कंपनी, केपेक्स पे केपेक्स की जा रही है। अभी शायद से इन्होंने फिर से एक नया कंपनी एक्वायर करने की बात चल रही है। इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है शायद, समथिंग 200 kg का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला है। ये दूसरी जितने भी गोल्ड की ज्वेलरी जो स्टोर्स है बड़े बड़े, जैसे मालाबार हो गए, या फिर कल्याण ज्वेलर्स हो गए, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स हैं जिनको ये अपना डिज़ाइंस वगैरह सप्लाई करते हैं। सो बेसिकली B2B करते हैं। सो और इनकी बहुत ही अच्छी इनका बहुत अच्छा लेटेस्ट अभी केपेक्स रहा है, जिसमें उन्होंने 2 अलग अलग कंपनीज खरीदी थी। एक स्पार्कलिंग चेन्स करके एक कंपनी थी, और एक स्टार मंगलसूत्र ऐसी एक कंपनी थी। सो ये भी इनके रेवेन्यू में अभी कंट्रीब्यूट करेगी, और ऑलरेडी ये खुद कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, और इनफैक्ट ये और ज़्यादा इन्होंने अपना गाइडेंस भी बढ़ाया है। सो आई होप, लेट्स सी कहाँ तक जाता है। अभी कुछ दिनों से तो थोड़ा सा अपर सर्किट की तरफ ये जा रही है, ऑलमोस्ट अपर सर्किट लगा रही है। सो इट्स गुड टू सी दैट, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी नीचे ही थी। इनफैक्ट ये अभी भी अपने टॉप से काफ़ी नीचे ही है। सुज़लॉन कंपनी का अभी जो मुझे ये दिखा कि इसका जो अभी हाईएस्ट ऑर्डर एवर इसके पास है 5.5 गीगावाट का ऑर्डर है, जो कि अब तक कंपनी की हिस्ट्री में नहीं था। और ये ऑलमोस्ट 1 से 2 ईयर में इसका प्लान है एग्जीक्यूट करने का। सो आई बिलीव 5.5 गीगावाट का ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर है। अगर सब कुछ सही से रहता है तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा, ये स्टॉक प्राइस के लिए बहुत अच्छा होगा। सो आई बिलीव कि ये आगे अगर मैनेजमेंट इसको अच्छे से फुलफ़िल करता है, और क्योंकि आगे और भी ऑर्डर्स आने की संभावना है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है ऐसी कंपनीज़ पे जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे काम कर रही है। सो KPI ग्रीन एक उसमें से होगी, सुज़लॉन एक उसमें से हो गई। सो ऐसी कंपनीज़ पे इसलिए मेरा थोड़ा सा फोकस है। एक तो अभी इनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है, और इनके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, चाहे फिर वो पब्लिक से हो, मतलब दूसरी कंपनी से हो, या फिर गवर्नमेंट से हो। सो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में अच्छा करेगी, इसलिए मैं आज इन्हें लेके रखा हूँ। आई होप ये आगे और अच्छा करे। तारिल अगेन अ वेरी गुड कंपनी, ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रो ऐसे कुछ नाम है इसका, मैं भूल रहा हूँ, बट
ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है और कंपनी का गाइडेंस है ऑलमोस्ट 3500 करोड़ का नेक्स्ट ईयर का। अभी रिसेंटली इनका क्वार्टर रिजल्ट्स आया है और वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद से कंटिन्यूसली तारिल ने अपर सर्किट मारा है। सो अभी मुझे कंपनी का कॉन कॉल देखना पड़ेगा कि अभी कंपनी क्या पुराने गाइडेंस पे टिकी हुई है या फिर उसको चेंज किया है, प्लस किया है, माइनस किया है, वो मुझे देखना पड़ेगा। बट आई होप कि शायद थोड़ा प्लस ही किया होगा, क्योंकि वरना स्टॉक पनिश होता, इन्वेस्टर ज़रूर उसको पनिश करते हैं। बट क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है कि रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है और होपफुली शायद से मैनेजमेंट ने भी बहुत अच्छा गाइडेंस दिया होगा। सो ये ऊपर जा रहा है। ट्रांसफार्मर्स भी उसी जर्नी में आता है, रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल के इसमें, रिन्यूएबल की थीम्स में। सो जितनी भी जगह यहाँ पर पावर जनरेशन की बात होती है वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स लगता ही लगता है। और ट्रांसफार्मर्स इस कंपनी की बात ये है कि ये एक्सपोर्ट्स में कम काम करती है और इंडिया में ज़्यादा फोकस कर रही है। इनका मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि हम इंडिया में ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल के लिए क्योंकि इंडिया में ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो ये एक्सपोर्ट्स पे इतना ध्यान नहीं दे रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कल को अगर ट्रम्प फिर से अगर कुछ कहते हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर, तो इस कंपनी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है उसका। ओके, सो नेक्स्ट गो टू VTM. VTM is again a very, I'm not sure if it's a very good company or not, बट VTM टेक्सटाइल पे काम करती है। और क्योंकि इसकी ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है नेट पर, तो मैंने प्योर इसको अर्निंग्स पे खेला है। मुझे इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी लगी थी, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो इसके लास्ट आए थे वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और मैं बस वही ट्रैक करके इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखते हैं कि आगे ये कितना अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन जो पीछे की थीम है वो यही है कि चाइना +1 और बांग्लादेश में जो इश्यूज़ हुए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल की कंपनीज थी, जो कि अभी सभी लोग वहाँ से हटकर इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं टेक्सटाइल के लिए। तो ओवरऑल टेक्सटाइल ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो आई बिलीव कि ये VTM जो कंपनी है ये भी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। सो या दैट्स ऑल अपडेट ऑफ माई पोर्टफोलियो, एंड आई होप हम जल्दी ही ये जो ओवरऑल मेरा 4.2% का लॉस दिखा रहा है, इसको हम जल्दी ही ग्रीन में देखें। एंड थैंक यू।